नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9 का पाठ लासा की ओर पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं इस पाठ के एमसीक्यू। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक है, लासा की ओर पाठ के लेखक का नाम है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं बच्चों। प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन, जयशंकर प्रसाद या नागार्जुन। तो बच्चों राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न नंबर 2 है, राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं ननिहाल में, पैतृक गांव में, काशी में या उपरोक्त में से कहीं नहीं। तो बच्चों राइट ऑप्शन है इनका इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1, राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म इनकी ननिहाल में हुआ था। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, राहुल सांकृत्यायन जी की ननिहाल है। तो बच्चों जन्म इनका ननिहाल में हुआ था ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अभी बताया ना ननिहाल है कहाँ पर। ऑप्शंस हैं लम्ही गांव, पंदहा गांव, कनेला गांव या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पंदहा गांव। इनकी जो ननिहाल है वह पंदहा गांव की है और ये पंदहा गांव उत्तर प्रदेश में है, जिला आजमगढ़। तो उत्तर प्रदेश जिला आजमगढ़ के पंदहा गांव में इनका जन्म हुआ था और वो इनकी ननिहाल है। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। राहुल सांकृत्यायन जी का पैतृक गांव है। बच्चों पैतृक गांव कहा जाता है जहाँ के इनके पिताजी यहाँ के हैं। तो ऑप्शंस हैं कनेला गांव, पंदहा गांव, लम्ही गांव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों देखिए जब गांव पूछा जा रहा है तो ऑप्शन में ज़रूर ही गांव दिया होगा, तो इसको तो हम अभी सही नहीं मान सकते। पंदहा गांव अभी हमने देखा कि ये इनकी ननिहाल है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कनेला गांव। इनका जो पैतृक गांव है उसका नाम है कनेला गांव। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। राहुल सांकृत्यायन जी का मूल नाम है। बच्चों देखिए बहुत सारे लोग अपना एक नाम अलग से रखते हैं कविता करने के लिए या लेखन के लिए, और एक उनका बेसिक नेम होता है। तो इनका वास्तविक नाम क्या है यह हमें बताना है। ऑप्शंस है विवेक पांडे, केदार पांडे, अंकुर पांडे या राहुल सांकृत्यायन ही है। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केदार पांडे। इनका जो मूल नाम है, बचपन का नाम जो है इनका वो है केदार पांडे। प्रश्न नंबर 6, सांकृत्यायन जी किस धर्म में दीक्षित हुए? मतलब ये ब्राह्मण थे, अब इन्होंने किस धर्म को अडॉप्ट कर लिया, किस धर्म में ये दीक्षित हो गए वह हमें बताना है। ऑप्शन है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों हिंदू धर्म में तो ये जन्मे ही थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका भी सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। राहुल सांकृत्यायन जी की मृत्यु किस सन में हुई? तो बच्चों हमें इनकी डेट ऑफ डेथ बतानी है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं 1963, 1920, 1901 और 1980। तो बच्चों राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1, 1963। 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। तो बच्चों ये 4 ऑप्शंस में से कोई एक ही इनकी रचना है, बाकी 3 नहीं है। ऑप्शंस को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है नीरजा, यामा, दीपशिखा और नंबर 4 है दिमागी गुलामी। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों ही इनकी रचनाएं नहीं हैं, क्योंकि नीरजा, यामा और दीपशिखा ये तीनों ही महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। तो हमारा ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 4, दिमागी गुलामी इनकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या है। तो उन्होंने कितनी बुक्स को लिखा है हमें ये बताना है। ऑप्शंस हैं लगभग 200, लगभग 150, लगभग 4000, लगभग 500। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, लगभग 150। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10। लासा की ओर किस प्रकार की रचना है? बच्चों बहुत सारी विधाएं होती हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं लेखन के, तो इसका टाइप हमें बताना है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं यात्रा वृत्तांत,
निबंध, एकांकी या कहानी। तो बच्चों ल्हासा की ओर में तिब्बत यात्रा का वर्णन है, तो ये एक यात्रा वृत्तांत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 पढ़ते हैं। ल्हासा की ओर पाठ में किस समय का वर्णन है, यानी कि ल्हासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है और ये यात्रा लेखक द्वारा की गई थी। तो प्रश्न ये है कि लेखक ने यह यात्रा किस समय में की थी। ऑप्शन पढ़ लेते हैं बच्चों। 1978 और 79 में, 2000 से 2001, 1929 से 1930 और 1820 से 1821। तो बच्चों राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3, 1929 से 30 के समय में ये यात्रा लेखक द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12। डांडे की ऊंचाई लगभग कितनी थी। बच्चों इस पाठ में एक स्थान का नाम बताया गया है डांडे, जो तिब्बत में है, तो उसकी ऊंचाई कितनी थी। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट, समुद्र तल से 11-12 हज़ार फीट, समुद्र तल से 5 फीट या समुद्र तल से 20-22 फीट। तो बच्चों राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1, समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट। काफ़ी ऊंची जगह होती हैं डांडे, तो वहाँ का वर्णन लेखक ने पाठ में किया है। प्रश्न नंबर 13। तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह कौन सी है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। डांडे, तिब्बत, थोंगला या नेपाल। तो बच्चों तिब्बत में पूछा गया है, यानी कि तिब्बत के अंदर, तो तिब्बत तो नहीं हो सकता है इसका आंसर। और ऑप्शंस देख लेते हैं। नेपाल तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट देश है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1, डांडे। डांडे एक बहुत ऊंचाई वाली और निर्जन जगह होती है, जहाँ पे दूर दूर तक बहुत सारी कोई भी बस्ती नहीं है, इसलिए वहाँ पर वो डांडे काफ़ी खतरनाक जगह होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। लेखक ने तिब्बत यात्रा किस वेश में की। ऑप्शंस हैं सिपाही, भिखमंगे, व्यापारी या वैद्य। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि लेखक ने जो यात्रा की थी वो एक भिखमंगे के वेश में की थी। प्रश्न नंबर 15 पढ़ते हैं। बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पुस्तकें कहलाती हैं। बच्चों बुद्ध वचन, जो बुद्ध के जो वचन हैं उनके हाथ से लिखे गए अनुवाद की पुस्तकें हैं, उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं कंजुर, ग्रंथ, वेद या पुराण। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, कंजुर। जो बुद्ध वचन की पुस्तकें हैं उनके उसके अनुवाद की, उनको कंजुर बोला जाता है। प्रश्न नंबर 16 पढ़ते हैं। शेखर विहार की खेती के मुखिया भिक्षु का नाम क्या था। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं बच्चों। सुमति, कृष्ण, नमसे या राहुल। तो बच्चों राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3, नमसे। जो शेखर विहार की जो खेती के मुखिया थे, वहाँ पर बच्चों बौद्ध भिक्षुओं को खेती का मुखिया बना दिया जाता था। शेखर विहार एक जगह का नाम है, वहाँ के मुखिया जो थे उनका नाम था नमसे और ये एक बौद्ध भिक्षु थे। प्रश्न नंबर 17 पढ़ लेते हैं। तिब्बत की विशेषता है। ऑप्शंस कौन सी विशेषता है भाई। जाति पाति का अभाव, छुआछूत का अभाव, पर्दा प्रथा का अभाव या उपरोक्त तीनों। तो बच्चों इस पाठ में हमने पढ़ा, लेखक शुरुआत में ही बताते हैं कि वहाँ पर जाति पाति का भेदभाव नहीं था, छुआछूत नहीं थी और पर्दा प्रथा भी नहीं थी, यानी कि आप वहाँ पर किसी भी महिला के घर में जाकर वहाँ पे आप चाय बनवा सकते हैं। तो ये उदाहरण से हमें पता चलता है कि इनमें से एक भी बुराई तिब्बत में नहीं थी। तो ये सभी चीज़ों का अभाव विशेषता है तिब्बत की, यानी कि उपरोक्त तीनों। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 पढ़ते हैं। लेखक कितने समय बाद थोंगला में वापस आए। लेखक जब ल्हासा की तिब्बत की यात्रा कर रहे थे, तो वो जब वापस लौट रहे थे तो कितने समय बाद का वर्णन उन्होंने किया है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। 5, 3, 1 वर्ष या 2 माह। कितना समय था। राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, 5 वर्ष। लेखक थोंगला में 5 वर्ष बाद वापस आए थे।
डांडे पर किसका भय बना रहता था? बच्चों, डांडे नाम की एक जगह जो तिब्बत में होती है, उस पर किसका भय बना रहता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गिर जाने का, डाकुओं का, ऑक्सीजन की कमी का, या बर्फ गिरने का। इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है बच्चों? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, डाकुओं का। क्योंकि डांडे काफ़ी ऊंची जगह है, वहाँ दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं होती है, तो वहाँ पर लोगों को, राहगीरों को लूटना बहुत आसान होता है, इसलिए वहाँ पर लुटेरों का डर हमेशा बना रहता है। प्रश्न नंबर 20, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है? ये लेखक इस सेंटेंस के द्वारा क्या आपको बताना चाह रहे हैं, क्या अर्थ है इसका, वह आपको बताना है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया था, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही पुस्तकें थीं, या फिर पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा हुआ था। तो बच्चों, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। वो इतना तल्लीनता से पुस्तकें पढ़ रहा था कि उसको आसपास का ध्यान ही नहीं रहा था, इसलिए उसने कहा कि मैं पुस्तकों के भीतर था। प्रश्न नंबर 21 पढ़ते हैं। तिब्बत से नेपाल जाने के मार्ग में बने हुए किलों में कौन रहा करता था? लेखक ने बच्चों इस विषय का वर्णन किया है कि जो तिब्बत के रास्ते में जो खाली किले पड़े हुए थे, पहले उसमें कौन रहा करता था? ऑप्शन है भारतीय सेना, चीनी पलटन, तिब्बत के निवासी, या तिब्बत के राजा। तो बच्चों, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, चीनी पलटन। किसी समय में तिब्बत पर चीनी लोगों का कब्जा था, तो वहाँ पर चीन की सेना रहा करती थी उन खाली किलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चों। लेखक चाय पीने के लिए कहाँ पर ठहरे? ऑप्शंस हैं रेस्टोरेंट में, ढाबे पर, परित्यक्त चीनी किले में, या उपरोक्त तीनों जगह पर। तो बच्चों, ये बहुत पुरानी बात है, 1929 और 30 की बात है, तो उस समय में रेस्टोरेंट शायद संभव ना हो, पहाड़ी इलाका है, ढाबे पर भी नहीं है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, परित्यक्त चीनी किले में। प्रश्न नंबर 23, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग किस डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे? हमने पढ़ा है इस पाठ में कि अगर बहुत आप थोड़े से भी ठीक है, ठाक दिख रहे हैं, तो आप घर में जाकर चाय बनवा सकते हैं। सिर्फ बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को घर के अंदर नहीं आने दिया जाता था। तो हमें बताना है कारण क्या था? गंदगी, चोरी, मांगना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, चोरी। चोरी के भय से लोग बहुत ज़्यादा निम्न श्रेणी के भिखमंगों को घर के अंदर नहीं आने दिया करते थे। प्रश्न नंबर 24, भरिया शब्द का अर्थ बताइए। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। भारवाहक, कुली, भार उठाने वाला, या उपरोक्त सभी। तो बच्चों, भरिया जो शब्द है उसका अर्थ होता है भार को उठाने वाला। भार वाहक, वाहक शब्द का अर्थ भी है ले जाने वाला। कुली भार वाहक को ही कहा जाता है, और भार उठाने वाला इसका सीधा सीधा अर्थ है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25। लेखक की यात्रा के साथी मंगोल भिक्षु का नाम था। बच्चों, हमने पाठ में पढ़ा कि एक व्यक्ति लेखक के साथ यात्रा कर रहे हैं और वो एक मंगोल भिक्षु हैं। उनका नाम क्या था? सौमित्र, सुमित, सुमति, या सुमंतरी। तो बच्चों, राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3, उनका नाम था सुमति। प्रश्न नंबर 26 पढ़ते हैं। लेखक का अपने साथियों से पिछड़ने का क्या कारण था? बच्चों, पाठ में हमने पढ़ा कि लेखक अपने साथियों से पिछड़ गए थे। रीज़न पूछा जा रहा है। ऑप्शंस है घोड़े का धीमे चलना, गलत रास्ते का चुनाव, 1 और 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, लेखक ने बताया कि उनका घोड़ा बहुत धीरे चल रहा था, इसलिए वो पिछड़ गए थे, और साथ ही जब एक दुराहा आया तो उन्होंने गलत रास्ते का चुनाव कर लिया, इसलिए दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही कारण उनके पिछड़ने के थे। प्रश्न नंबर 27, कंजूर की हस्तलिखित पोथियों की संख्या थी।
कंजूर जो अभी हमने पढ़ा बुद्ध वचन अनुवाद की जो बुक्स हैं, हस्तलिखित पोथियाँ, उनको कंजूर कहा जाता है। तो वो कितनी थी गिनती में? ऑप्शंस देख लेते हैं। 105, 307, 109 या 103। तो बच्चों राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4, 103। जो हस्तलिखित अनुवाद थे उनके वो 103 थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। तिब्बत में पिस्तौल तथा बंदूक रखना लाठी रखने की तरह सामान्य बात थी, क्यों? लेखक पूछ रहा है कि ऐसा क्यों था कि वहाँ के लोग पिस्तौल और बंदूक को लाठी की तरह रखते थे। ये बिल्कुल एक सामान्य बात थी। ऑप्शंस हैं जंगली जानवरों का भय, हथियार का कानून होना, लुटेरों के भय से उपरोक्त तीनों। बच्चों देखिए यहाँ पर ये बाय मिस्टेक ना जो है वो गायब हो गया है, इसको आप ज़रूर लिखने ध्यान से। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हथियार का कानून ना होना, यानी कि वहाँ पर हथियार का कानून नहीं था, ये रीज़न था। इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा बेटा, इसमें ना ज़रूरी है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, हथियार का कानून ना होना। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29। डांडे सबसे ज़्यादा खतरे की जगह क्यों हैं? लेखक पूछना चाह रहा है, अभी लेखक ने बताया कि भाई सबसे ज़्यादा खतरे वाली जगह डांडे हैं, लेकिन अब लेखक पूछ रहा है कि क्यों। ऑप्शंस हैं मीलों तक कोई गांव न होना, पहाड़ों के कोनों के कारण दूर तक न देख पाना, 1 व 2 दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों राइट ऑप्शन हम आपसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक कोई गांव नहीं था और जो पहाड़ी इलाका था, पहाड़ी कोने थे, इसलिए दूर तक एक बार में देख पाना संभव नहीं होता था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30। डांडे के देवता का स्थान नहीं सजाया गया था। बच्चों डांडे पर एक देवता का स्थान था, डांडे के देवता का, उसको सजाया गया था। अब यहाँ पूछा जा रहा है ऐसी कौन सी वस्तु थी जो वहाँ पर सजावट में प्रयोग में नहीं लाई गई थी। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों से, रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से, या बिजली की झालरों से। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, बिजली की झालरों से देवता के स्थान को नहीं सजाया गया था। बाकी पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियाँ, ये तीनों ही वस्तुएं वहाँ पर उस स्थान की सजावट में प्रयुक्त हुई थी। तो बच्चों यहाँ पर हमारे लासा की ओर पाठ के सारे प्रश्नोत्तर पूरे होते हैं। आशा है ये प्रश्नोत्तर आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि टर्म 1 एग्ज़ाम में आपके सिर्फ MCQ आ रहे हैं। तो इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।